जय हिंद सभी को। क्लास कल आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। अनुच्छेद 21 की बात कल चल रही थी और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कल हम लोगों ने पढ़ा और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के आगे आज आपकी क्लास उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का टॉपिक आपका पूरा हो गया था, लेकिन इससे रिलेटेड 2-3 केस आपके ज़रूरी थे। जैसे एक केस हमने बताया था अरुणा शानबाग केस 1973 जो कि 75 से लेकर के 2015 यानी 2015 तक चला और 2015 में इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली। और भारत में इच्छा मृत्यु का कौन सा प्रावधान है, तो ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारत में पैसिव यूथेनेसिया का प्रावधान किया गया। तो एक और आगे एक केस देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट केस है। देखिए ये जो अगला केस है, पहली बात तो ये संबंधित किससे है, तो ये आपका समलैंगिकता से संबंधित है। और इस केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर, नवतेज सिंह जौहर केस 2018। नवतेज सिंह जौहर केस 2018 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को वैध, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर क्या कहा, इन्होंने कहा कि समलैंगिकता वैध है, यानी इसे वैधानिक करार दे दिया, यानी इसे वैध रूप से इसे मान्यता दे दी। जबकि समलैंगिकता पर आपका आईपीसी की एक धारा है और आईपीसी की धारा 377 ये कहती है कि समलैंगिकता एक तरीके का प्राकृतिक रूप से किया गया अप्राकृतिक कार्य है और इसको 377 आपराधिक प्रावधान यहाँ पर करता था, यानी आपराधिक विधि में, आपकी दंडिक विधि में इसको गैर कानूनी बताया गया था। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने नवतेज सिंह जौहर केस 2018, क्योंकि हाल ही का केस है, तो ये पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है समलैंगिकता से। और इसमें समलैंगिकता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को वैध कहा था और इसके अनुसार जब इसको वैध कह दिया तो यहाँ पर आईपीसी की जो धारा 377 है, ये एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये असंवैधानिक हो गई। तो यहाँ से अभी जो फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो समलैंगिकता को वैधता भारत में दे दी गई और इसे अनुच्छेद 21 के अपने मनपसंद जीवन साथी चुनने के अधिकार के अंतर्गत परिभाषित किया है। यानी समलैंगिकता को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके अंतर्गत परिभाषित किया, अगर ये पूछा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह अनुच्छेद 21 में जो आपके मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह का जो अधिकार है या विवाह की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसके अंतर्गत ही इसे परिभाषित किया गया। तो आपको इस केस से जुड़ी हुई इतनी बातें याद रखनी है कि नवतेज सिंह जौहर केस का संबंध किससे है, समलैंगिकता से। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने किसके अंतर्गत परिभाषित किया, तो अनुच्छेद 21 में मनपसंद जीवन साथी के साथ विवाह की स्वतंत्रता के अंतर्गत और समलैंगिकता को वैध कहा था। अब इसे वैध कह दिया तो आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत जब इसे पहले समलैंगिकता को अवैध घोषित किया जाता था, अब ये जो धारा है ये अब असंवैधानिक हो गई। तो इसमें आप लोगों को इतनी बातें ही सिर्फ नोट करनी और दिमाग में रखनी है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर एक दूसरा केस और बताते हैं। इसके बाद एक दूसरा केस, और ये केस है कॉमन
काज सोसाइटी केस 2018। देखिए, कॉमन कॉज सोसाइटी केस 2018 में सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति को सम्मान से, जो आपको ने पढ़ा था कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, हमने आपको बताया अलग अलग बातों में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या मरने का अधिकार शामिल है, तो उसमें आपने 3 केस पढ़े जिसमें लास्ट में कहा गया कि इसके अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन इस कॉमन कॉज सोसाइटी केस 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान सहित जीवन जीने के साथ साथ सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कहा गया कि व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान सहित जीवन जीने का अधिकार है। ये आपने मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में भी पढ़ा था, 1978 का जो वाद था। तो सम्मान सहित जीने का अधिकार तो है, लेकिन सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार है। तो अब यहाँ से एक बात आती है, तो क्या आत्महत्या यहाँ से वैध हो जाता है? तो यहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने आगे बात जोड़ी और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किंतु इसमें आत्महत्या वैध नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि आप आत्महत्या कर लें और आत्महत्या आपका सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार हो जाए, तो इसमें आत्महत्या बिल्कुल भी वैध नहीं है। तो ये केस कौन सा था? कॉमन कॉज सोसाइटी केस 2018। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मान सहित जीवन जीने के साथ साथ सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को यहाँ पर मरने का अधिकार माना है, किंतु इसमें आत्महत्या को वैध नहीं माना है। यानी आत्महत्या का अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी आत्महत्या करने को किसी भी तरीके से वैध नहीं ठहराया गया। आप इसको नोट कर लें। फिर एक लास्ट केस और बचा है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अगला केस इस केस का नाम है जोसेफ साइने केस। ये केस भी 2018 का ही है, जोसेफ साइने केस। पहली बात तो ये संबंधित किससे है? तो ये आपका संबंधित है विवाहेतर संबंध से। विवाहेतर संबंध से, यानी विवाहेतर संबंध को एक तरीके से एडल्ट्री के रूप में भी परिभाषित किया गया। यानी एडल्ट्री से ये संबंधित है विवाहेतर संबंध। विवाहेतर संबंध का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति का विवाह हो जाने के पश्चात या किसी महिला का विवाह होने के पश्चात उसका अपने पति के अलावा या उसका अपने पत्नी के अलावा अन्य किसी से भी जो संबंध है उसे विवाहेतर संबंध कहा जाता है। और इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक इस विवाहेतर संबंध को आईपीसी की एक धारा है, आईपीसी सेक्शन नंबर 497, आईपीसी के सेक्शन नंबर 497 में इसे असंवैधानिक या इसे अवैध घोषित, अवैध था ये, लेकिन यानी इसमें दंड का प्रावधान था,
लेकिन अब अगर कोई किसी अपनी पत्नी के अलावा अन्य किसी से, या कोई पत्नी अपने पति के अलावा अन्य किसी से उसकी सहमति से किसी प्रकार का संबंध रखती है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध को वैध ठहराया है। यानी ये पूरी तरीके से इन्होंने वैध घोषित कर दिया। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में निकल कर के बात आई। तो अगर आप इसमें लिखना चाहें तो लिख लें, हम बोल दे रहे, लिख लीजिएगा। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात विवाहेतर संबंध या एडल्ट्री या व्यभिचार को वैध घोषित किया है, जिसके पश्चात आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक हो जाती है। जिसके बाद आईपीसी की धारा 497 असंवैधानिक घोषित हो जाती है। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो ये दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 21 से रिलेटेड इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और ये जो केस हमने बताए ये प्रमुख केस थे जिनके बारे में आपको दिमाग में रखना है। अब अनुच्छेद 21 में ही हमने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय में इसे परिभाषित किया गया था। तो अब हम लोगों का अगला अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 21 का, और अनुच्छेद 21 का में क्या कहा गया, तो इसमें आपका शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन किया गया। तो अब शिक्षा के अधिकार के संबंध में पहले ये संविधान में था या नहीं था, क्या इससे संबंधित प्रावधान है, तो देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर अनुच्छेद 21 का लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो था, पहले यह संविधान में नहीं था। यानी शिक्षा का अधिकार जो था ये पहले संविधान में आपके मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था, और यह मूल अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता था। इसे बाद में शामिल किया गया, और इसे बाद में शामिल करने से संबंधित एक वाद है जिसको आपको याद रखना है। इस वाद का नाम है वाद यानी कि केस, और इस केस का नाम है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। और ये वाद का जो निर्णय आया वो निर्णय आया था 1992 में और इस वाद को लेकर के काफ़ी शिक्षा के संबंध में कई प्रावधान हुए जिन्हें बाद में बार बार समय के साथ साथ जिन्हें अपडेट किया जाता रहा। मोहिनी जैन बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो इसके अंतर्गत आपका कर्नाटक हाई कोर्ट ने यानी कि न्यायालय ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। यानी जो शिक्षा का अधिकार है
ये आपका जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए कि मोहिनी वैजयंतवाद में क्या निर्णय आया। तो शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अब इसके आगे इस वाद के बाद क्या क्या हुआ तो उसको देखते हैं कि इस वाद के बाद भारत में क्या प्रावधान किए गए। देखिए, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भारत में संसद द्वारा 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया और शिक्षा के अधिकार के संबंध में एक प्रमुख प्रावधान जोड़ा गया। संसद द्वारा 2002 में भारतीय संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 पारित कर दिया गया और इसे पारित कर देने के पश्चात आपके संविधान में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत संविधान संशोधन 2002 आप पूरा लिख दीजिएगा, पारित किया गया, जिससे या जिसके बाद अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार होगा, ऐसा प्रावधान संविधान में कर दिया गया। यानी अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनका मूल अधिकार बना दिया गया। अब देखिए, यहाँ से बात यहीं तक नहीं रुकेगी। अब बात यहाँ से आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के पश्चात यहाँ से एक प्रावधान आपको और याद रखने हैं। जैसे ये 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, तो क्या 6 से 14 वर्ष के बालक अपना कोई भी मूल अधिकार पाने के योग्य होते हैं, यानी वो इस संबंध में जानकारी रखते हैं? तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती उनको 6 से 14 वर्ष के कि ये हमारा मूल अधिकार है। इसी के साथ ये प्रावधान और भी 2 जगह जोड़े गए। तो ये प्रावधान यहाँ से तो आपका जुड़ गया कहाँ पर, तो ये जुड़ा भाग 3 में अनुच्छेद 21 का में। इसके बाद यही प्रावधान आपका एक जगह और बढ़ाया गया और यहाँ पर बढ़ाया गया भाग 4 में, और भाग 4 के अनुच्छेद नंबर 45 में, अनुच्छेद 45 में यहाँ पर भाग 4 में क्या दिया हुआ है, तो भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में इसमें माता पिता के साथ साथ, माता पिता के लिए तो बात होगी मौलिक कर्तव्यों में, लेकिन यहाँ पर राज्य के लिए ये जिम्मेदारी दी गई। और यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक राज्य का, क्योंकि यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो बात किसकी होगी, राज्यों की। तो यहाँ पर कहा गया प्रत्येक राज्य को आरंभिक शिशु देखरेख तथा
6 से 14 वर्ष के बालकों की प्राथमिक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। यानी राज्य को ये निर्देश दिए गए कि प्रत्येक राज्य को ये निर्देश जारी हुआ कि वह प्रत्येक राज्य अपने राज्यों में आरंभिक शिशु देखरेख तथा 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। यानी प्राथमिक स्तर पर उनके निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। और ये प्रावधान कहाँ पर हुआ? भाग 4 में। तो इसके बाद पहली बात तो यहाँ पर ऐड हुआ, इसके बाद दूसरा भाग 4 में जुड़ा। एक जगह ये प्रावधान और जुड़ा और वो था भाग 4 का के अंतर्गत। और भाग 4 का में क्या दिया गया? तो भाग 4 में दिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत अभी तक यानी 2002 के पहले तक यहाँ पर 10 मौलिक कर्तव्य थे। यानी यहाँ पर पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो पहले मौलिक कर्तव्य थे 10 और अब यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा। और ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा जुड़ा? तो यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ते हुए यानी कि यहाँ पर 51 का में 10 थे और यहाँ पर जो 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा तो ये 11वां कौन सा जुड़ा था? तो 11वां यही जुड़ा था। और यहाँ पर निर्देश दिया गया 11वें मौलिक कर्तव्य हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। तो ये 11वां किस रूप में जुड़ा? और यहाँ पर एक लाइन जोड़ी गई 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में यहाँ से आपका ये शिक्षा का पूर्ण रूप से अधिकार को कर्तव्य के रूप में माता पिता के लिए कर्तव्य बना दिया गया। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहला तो अनुच्छेद 51 का तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये संविधान में पहले नहीं था। एक बार इसका पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि पहले नहीं था। इसके लिए एक वाद यानी कि केस कौन सा संबंधित है? तो इससे संबंधित है मोहिनी जैन वाद। और ये मोहिनी जैन वाद के बाद ही आपका संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात एक संशोधन किया गया। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002। और इसे पारित किया गया। और पारित करने के पश्चात आपके संविधान में 3 जगह ये बातें जोड़ी गई, जिसमें सबसे पहला भाग 3 में यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया? तो यहाँ पर है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार होगा। ऐसे यहाँ पर एक प्रावधान ये जुड़ा। इसी के बाद क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालक जो होंगे वो अपना मूल अधिकार के संबंध में जानकारी नहीं होती उनको, इसलिए राज्यों को भी आदेश हो गया और राज्यों को भाग 4 के अंतर्गत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में
प्रत्येक राज्य को उसका निर्देश दिया गया कि वह आरंभिक, प्रत्येक बच्चे की आरंभिक शिशु देखरेख के साथ साथ 6 से 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, ऐसा राज्यों को निर्देश हुआ। और भाग 4 का के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का में यानी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत यहाँ पर पहले से 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिसको बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ते हुए कहा गया कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करें। तो ये कर्तव्य के रूप में यहाँ पर शामिल कर लिया गया। आप इसको जरा नोट कर लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके आगे बताएं आपको। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा में हो, इससे घुमा करके कई तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के पश्चात संसद द्वारा इसका एक प्रश्न और बनता है कि संसद ने इसका अधिनियम कब बनाया था। संविधान संशोधन तो हो गया, लेकिन संसद ने इसका अधिनियम, जिसे कहा जाता है राइट टू एजुकेशन, या शॉर्ट में इसे RTE, जो कि 2009 में पारित किया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसे पारित कर दिया गया, यानी RTE 2009 पारित किया गया। और पारित कर देने के पश्चात इसकी डेट भी पूछी जाती है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसे पारित किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, और इसे पूरे भारत में 4 अप्रैल 2019 को लागू कर दिया गया था। सॉरी, यहाँ पर 2019 नहीं, 2009 होगा। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2009 को इसे पारित किया गया और 4 अप्रैल 2009 को इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और कुछ प्रावधान यहाँ पर टीचर्स के लिए भी, यानी कि शिक्षकों के लिए भी कुछ प्रावधान इस अधिनियम में जोड़े गए। और अब देखते हैं कि इसमें शिक्षकों के लिए या शिक्षकों के संबंध में या शिक्षा के संबंध में कौन से प्रावधान यहाँ पर ऐड हुए थे। तो 2-3 आपको याद रखने, जैसे प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं उन्हें पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपको ऐड करना है कि उन्हें निजी ट्यूशन से रोका गया, यानी कि कोई भी प्राथमिक स्तर पर शिक्षक या सरकारी शिक्षक जो होगा वो निजी ट्यूशन नहीं दे सकता है। ये प्रावधान इसी में किया गया था कि शिक्षकों को निजी ट्यूशन से कब रोका गया, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत उन्हें रोक दिया गया। दूसरा प्रावधान यहाँ पर किया गया था कि शिक्षकों को जनगणना, शिक्षकों को जनगणना, दूसरा चुनाव, और तीसरा
राहत कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि शिक्षकों को जनगणना, चुनाव, राहत कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता, वो निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। और तीसरी बात यहाँ पर एक और जोड़ी गई थी, वो बात आपको सिर्फ ऐसे ही ओरली याद रखनी है, और वो प्रावधान ये था कि जो बालक होंगे यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको जो शिक्षा दी जाएगी वो उनके घर से निकटतम विद्यालय में, राज्य इसकी व्यवस्था करे कि उन्हें निकटतम विद्यालय में इस शिक्षा को प्रबंध किया जाए, कि उनके निकटतम विद्यालय में ये शिक्षा दी जाए। तो यहाँ से आप लोग इतने पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, जो कि आपका मूल अधिकार बनाया गया, वो वर्णित किया गया और इसके क्या क्या प्रावधान थे। तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। किसी को अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो या पूछना चाहता हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट कर दे, कमेंट का आंसर उसको दे दिया जाएगा। नोट हो गया। अब अगला प्रावधान, देखिए अनुच्छेद 21 का आप किसी भी परीक्षा में हो, टीचर्स की हो या कोई भी परीक्षा हो, सब में इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब अगला अनुच्छेद है और अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत क्या परिभाषित किया गया, तो आप साधारण शब्दों में बोलेंगे गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। देखिए यहाँ पर निरोध का अर्थ आप एक और ले सकते हो, इसको हम लोग साधारण रूप से नजरबंदी भी कहा जाता है। गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। अब संरक्षण की बात है, गिरफ्तारी अलग चीज है, निरोध अलग चीज है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जितना जरूरी है, हालांकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको जितनी जरूरी बातें हैं, क्योंकि आपके यूपीएसआई के पेपर में एक बात और खास करके पूछी जाती है कि आपसे कोई कंडीशन दे दी जाएगी और उस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा आप यहाँ पर क्या निर्णय लेंगे, तब आपके पास इस तरीके की जानकारियाँ होना जरूरी है, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। तो गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण, तो आपको एक क्वेश्चन, एक पॉइंट ये याद रखना है कि गिरफ्तारी एक अलग बात है और निरोध अलग बात। अब ये कैसे कैसे अलग है, देखिए आप लोगों ने भारत में काले कानून का नाम सुना होगा। काले कानून के संबंध में आपको बता दें कि भारत में काला कानून बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के संबंध में आप लोग पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। हालांकि अभी आगे हम फिर से पढ़ाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आप लोगों ने जब काले कानून को पढ़ा तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि भारत में उस समय पर काला कानून लाया गया और उसका भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन भारत में आज भी वर्तमान में कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें भारत के लिए
काला कानून कुछ लोगों द्वारा कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को कुछ बुराइयां आवश्यकता के अनुरूप भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा संरक्षण है जो हमारे संविधान में एक आवश्यक बुराई के रूप में शामिल है। तो ये एक आवश्यक बुराई भी है। अब किस तरीके से, देखिए, सबसे पहली चीज आपको बता दें, गिरफ्तारी कितने प्रकार की होती है। हालांकि मूल विधि में आप लोग और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो गिरफ्तारी को याद रखिएगा, गिरफ्तारी 2 प्रकार की होती है। और ये गिरफ्तारी 2 प्रकार की कैसे होती है? तो एक गिरफ्तारी जिसे कहा जाता है दांडिक निरोध, दांडिक निरोध, और दूसरा होता है जिसे कहा जाता है निवारक निरोध। दांडिक निरोध और दूसरा है जिसे कहा जाता है निवारक निरोध। अब इन दोनों में अंतर क्या है? गिरफ्तारियां दोनों संबंध में होती हैं, यानी दोनों गिरफ्तारी ही हैं। दांडिक निरोध और निवारक निरोध का मुख्य रूप से अंतर समझिएगा। तो पहली चीज, जो दांडिक निरोध और निवारक निरोध का अंतर है वो हम बता दें आपको। देखिए, जो दांडिक निरोध है ये तत्समय में आपकी जो विधि होगी, यानी कि विधि का अर्थ हो गया, यहां पर हम ले सकते हैं दांडिक विधि। वर्तमान में जो दांडिक विधि होगी, और हमारी दांडिक विधि कौन सी है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसके अनुसार जब गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी को कहा जाता है दांडिक निरोध। अब आईपीसी के अनुसार या दांडिक विधि के अनुसार गिरफ्तारी होगी तो वो किस प्रकार की होगी, ये भी बात समझना जरूरी। देखिए, दांडिक निरोध मतलब दांडिक विधि के आधार पर गिरफ्तारी। मतलब यहां पर ये हुआ कि जो दांडिक विधि में गिरफ्तारी होगी, यानी दांडिक विधि में जो गिरफ्तारी होगी वो हमेशा अपराध के पश्चात ही होगी। यानी जब कभी भी अपराध या कृत्य के पश्चात कोई गिरफ्तारी की जाती है तो वो गिरफ्तारी कैसी कही जाती है? तो वो दांडिक विधि के अनुसार है, इसलिए उसे क्या कहा जाएगा? दांडिक निरोध, और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये एक पहले प्रकार की गिरफ्तारी है जिसे कहा जाता है दांडिक निरोध। दूसरा, निवारक निरोध वाली जो गिरफ्तारी है, इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना पड़ेगा कि निवारक निरोध के अंतर्गत जब भी गिरफ्तारी होती है तो इसके 2 आधार होते हैं। एक तो या तो आपात स्थिति हो, या कोई ऐसा कानून पूर्व में विद्यमान हो जो कि संसद द्वारा बनाया गया हो भारत के संबंध में, और राज्यों द्वारा बनाया गया हो राज्य के संबंध में। तो अगर आपात की स्थिति है और आपात की स्थिति के अंतर्गत इस व्यवस्था के लिए संसद द्वारा या राज्य विधानमंडलों द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया, तो इस कानून के अंतर्गत जो गिरफ्तारी की जाती है, इस गिरफ्तारी को कहा जाता है निवारक निरोध की गिरफ्तारी। अब ऐसे कानून के अंतर्गत जब गिरफ्तारी होती है तो यह अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी है, यानी अपराध अभी नहीं हुआ है। अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी, यानी अपराध अभी गठित नहीं हुआ है, यानी अपराध अभी हुआ नहीं है। अपराध के पूर्व की गिरफ्तारी या अपराध होने की शंका के पूर्व की जो गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी को निवारक निरोध की गिरफ्तारी कहा जाता है। इसके संबंध में कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ कानून दिमाग में रख सकते हैं। जैसे एक आपका है कानून NSA, अभी वर्तमान में सबसे प्रचलित कानून है, जिसे रासुका के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसी तरीके के आपने कई कानून पहले से पढ़ रखे होंगे, जैसे पोटा, जैसे कोफी पोसा, जैसे मीसा,
ये सारे कानून जो हैं ये निवारक निरोध कानून है, और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अपराध के पूर्व किसी भी व्यक्ति को उस राज्य या देश में शांति भंग करने या हिंसा रोकने के लिए इनको बनाया जाता है, और इनका समय समय पर इनको नए नए कानून या उसी में नए नए संशोधन किए जाते रहे। ये वाला पोर्शन जो होगा रासुका यानी एनएसए या पोटा या मीसा, कोफीपोसा, अफस्पा, इन सब के बारे में हम आपको मूल विधि में बताएंगे, जब इन एक्ट के बारे में आपको बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गिरफ्तारी के संबंध में उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि गिरफ्तारी कितने प्रकार की। तो पहली तो दांडिक निरोध और दूसरी होती है निवारक निरोध। दांडिक निरोध में अपराध के बाद गिरफ्तारी होती है, जबकि निवारक निरोध में अपराध के पूर्व ही व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि अपराध होने की शंका उत्पन्न हो रही हो तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो उम्मीद है यहाँ से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इस एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप ऊपर ऊपर तैयार करोगे तो या तो उसको रट लोगे, समझोगे नहीं, और जब तक समझोगे नहीं दिमाग में रुकेगा नहीं। तो पहले आप उसका बेसिक क्लियर करो। बेसिक क्लियर करने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके अनुच्छेदों के अंतर्गत, कि अनुच्छेद 22 में जो सामान्य रूप से आपका संरक्षण है वो किस रूप में दिया गया है। तो सबसे पहला नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका चाहें तो ले लें, हम हट जा रहे हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे देखते हैं। तो अब देखा जाएगा कि ये संरक्षण किस प्रकार के हैं और कौन कौन से संरक्षण दिए गए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट वाले ही सिर्फ देखे जाएंगे, बाकी डिटेल में ज़्यादा आपसे कोई मतलब नहीं है। जितना आपसे संबंधित है उतने हम बता रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 22(1), देखिए अनुच्छेद 22(1) ये कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होता है। तो 22(1) के अंतर्गत लिख लीजिएगा आप कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। और यहीं पर एक बात अपने आप निहित हो जाती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है कि उसे किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और गिरफ्तार व्यक्ति को यहीं पर एक और अधिकार दिया गया कि वह यानी गिरफ्तार व्यक्ति अपना मनपसंद विधि व्यवसायी, विधि व्यवसायी का मतलब हो गया वकील, करने या उससे परामर्श करने का अधिकार है। यानी कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वह पहली बात तो अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार रखता है। दूसरी बात वह अपने मनपसंद विधि व्यवसायी
को अपना केस लड़ने के लिए या उससे परामर्श करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है और उसे ऐसा करने का उसे पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ जाना चाहिए कि जब अपने मनपसंद का विधि व्यवसाय करने का अधिकार है और अगर व्यक्ति अपना मनपसंद विधि व्यवसाय करने या वकील करने में सक्षम न हो तो उसे सरकार की ओर से जो वकील प्रोवाइड किया जाता है यानी निःशुल्क विधिक सहायता, अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है वो निकल कर कहाँ से आता है। तो याद रखिएगा, इसी जगह नोट डाल के आप एक पॉइंट लिख लें और नोट डाल करके लिखें जबकि व्यक्ति यदि सक्षम न हो तो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को सरकार द्वारा एक वकील दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि जो वकील दिया जाता है ये वकील दो तरफ से दिया जाता है, या तो कोर्ट दे सकता है कि गवर्नमेंट वकील किसी व्यक्ति का केस लड़े तो उसको दूसरे नाम से जानते हैं, और सरकार द्वारा जो वकील प्रोवाइड कराया जाता है उसे दूसरे नाम से जानते हैं। फिलहाल वो बात हम लोग मूल विधि में करेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण। और ये गिरफ्तारी कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की, एक दांडिक और दूसरी कौन सी, तो दूसरी वाली निवारक निरोध। दांडिक गिरफ्तारी के अंतर्गत क्या होता है, तो दांडिक गिरफ्तारी में अपराध के पश्चात गिरफ्तारी होती है और वो आपकी वर्तमान विधि यानी जैसे वर्तमान में हमारी आईपीसी है, दांडिक विधि के आधार पर गिरफ्तारी होगी। जबकि निवारक निरोध की जो गिरफ्तारी होती है उसके अंतर्गत वो वर्तमान में लागू संसद या राज्य द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके आधार पर गिरफ्तारी होती है, और उसमें जो गिरफ्तारी होती है वो अपराध के पूर्व गिरफ्तारी की जाती है। इसके बाद इसी से संबंधित था कौन से संरक्षण प्राप्त है, तो पहला संरक्षण या आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। उसी के साथ साथ वह अपना मनपसंद विधि व्यवसाय भी कर सकता है या बनी वकील कर सकता है और उससे परामर्श करने का अधिकार रखता है। जबकि अगर वो ऐसा करने में सक्षम ना हो तो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को सरकार द्वारा एक वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आगे हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको पूर्व में जानकारी है कि आज तक की क्लासेस जो थी ये पूरी तरीके से फ्री क्लासेस थी, और इसके बाद की क्लासें अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये क्लासें आपको हमारे ऐप जिसकी जानकारी टेलीग्राम ग्रुप GS बाई आशुतोष पांडे के नाम से चल रहा है उस पे जा कर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, और उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आगे आप कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाएं, वहां से जानकारी अपने इकट्ठा करें और उसके बाद हमारे साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके आगे की सारी क्लासें पेड क्लासें हैं जिसमें हम लोग संविधान को ख़त्म करेंगे। संविधान पूरा करने के बाद संविधान, और संविधान के बाद मूल विधि, और मूल विधि के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी इसमें करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आपके पूर्व में आए हुए पेपर या जो संभावित प्रश्न है उन पर हम लोग आगे पहल करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक सभी को क्लास बेहतर लगी होगी। जो भी चीज़ें ना समझ में आई हैं तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट में आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।